ओके। नमस्कार सभी मेरे प्यारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स जो कि 10th ग्रेड में पढ़ते हैं। एक बार मैं फिर से रूहानी के साथ आ चुका हूँ इस क्लास में। जो पहला चैप्टर है मैथ्स का रियल नंबर्स, इसको हम डिटेल में समझेंगे। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने उसमें आपको बेसिक्स ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एक बहुत पुरानी पज़ल थी जिसमें हमने एक पज़ल को सॉल्व किया था। एक अंडे वाली जो पज़ल थी जिसमें एक आदमी के अंडे होते हैं, उसको कोई बंदा तोड़ देता है और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं यूजिंग द डिविजिबिलिटी रूल्स और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से। तो वो हमने देखा। आज की क्लास में हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और इसके एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि लास्ट क्लास में, और इस थ्योरम का नाम भी लिखना है सभी बच्चों को। सबसे पहले आप लोग लिख दीजिए थ्योरम 1.1। रुहानी बेटा आपने भी लिखना है। और उसके बाद हम लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा की स्पेलिंग मैंने लास्ट क्लास में 2 L लगा दिए थे, गलत थी। इस क्लास में मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ। तो 2 M होते हैं लेमा में, L एक ही होता है। तो आप लोगों ने लिखना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, लिखो। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r। जब भी हम a को b से डिवाइड करेंगे हमें एक कोशेंट और एक रिमाइंडर मिलेगा ही मिलेगा। So given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r। उसके बाद कॉमा डालना है और फिर आपने लिखना है 0 is less than equal to r which is less than b। ये हो जाए तो बताना। हो गया बेटा? सेम टू सेम यही लिखा है। हाँ। चलो जोर से सुना दो एक बार, क्या लिखा है आपने? Given positive integers a and b, there exists unique integers q and r satisfying a equals to bq plus r, 0 less than or equal to r less than b। ओके, इसको हम और अच्छे तरीके से बोलते हैं आर लाइज बिटवीन 0 एंड बी। मतलब जो Yeah. रिमाइंडर है वो आपका डिवाइजर से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। ठीक है। Hmm. अब एल्गोरिथम क्या होता है? पहले में मोहम्मद इब्न मुसैल ख्वारिज़मी, इनके बारे में हम जानते हैं। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी अलजबरा जिसका नाम था हिसाब अलजब्र वल मुकाबला। ठीक, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो एल्गोरिथम के बारे में इन्होंने बोला है, एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मैं चाहता हूँ ये भी लिख लो। लिखो, एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a type of problem. An algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem. एल्गोरिथम क्या है? स्टेप्स का एक सीरीज़ है, बहुत ही वेल डिफाइंड है, मतलब हमें समझ में आता है कि क्या करना है और हमें एक प्रोसीजर बताता है कि हम कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लिख लिया? Hmm. और अब देखो, द वर्ड एल्गोरिथम कम्स आउट ऑफ द नेम ऑफ द 9th सेंचुरी पर्शियन मैथमेटिशियन। ये पर्शियन मैथमेटिशियन थे अल ख्वारिज़मी, यहीं से एल्गोरिथम आ गया है। इनफैक्ट इवन द वर्ड अलजब्रा इज डिराइव्ड फ्रॉम द बुक ही रोट कॉल्ड हिसाब अलजब्र वल मुकाबला। तो अलजब्र जो है उसी से अलजब्रा वर्ड आया है। ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। अब कोई पूछे कि सर ये लेमा क्या होता है, तो लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हम दूसरी स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है। अब देखेंगे हम कैसे ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में मदद करती है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे दो बात ध्यान में रखने की है कि सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता है और दूसरी बात सिर्फ 2 ही नंबर का निकलता है। कोई बोल दे 3 नंबर का HCF निकाल दो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से, तो नहीं निकलता। कितने नंबरों का निकलता है? सिर्फ 2 का दो। निकलता है। ओके, हम उससे ज़्यादा नंबर्स का कैसे निकालते हैं हम ये सीखेंगे।
पर अभी फ़िलहाल हम दो नंबर्स के बारे में देखते हैं। तो मान लो, रिकॉल दैट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर d दैट डिवाइड्स बोथ a एंड b। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन लिख लो बेटा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं a एंड b, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर d। वो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर d होता है दैट डिवाइड्स बोथ है a एंड b। मतलब d जो है वो सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है जो a और b दोनों को डिवाइड करता है। तो हमने ये समझा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है, वो सबसे बड़े से बड़ा नंबर होता है जो उन दोनों नंबरों को डिवाइड करता है। ठीक है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ से समझ में आते हैं बेटा कि अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बड़े से बड़ा नंबर होता है तो मुझे बताओ रूहानी बेटा कि अगर एक नंबर है 18, एक नंबर मैंने लिखा 18 और मैंने आपसे पूछा कि इसको 18 को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा? सबसे छोटा 2। सबसे छोटा फैक्टर होगा बेटा 1। किसी भी नंबर को 1 डिवाइड कर देता है। कौन डिवाइड कर देता है? 1 डिवाइड कर देता है। और 1 जब डिवाइड करता है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई होके ही डिवाइड करता है। यानी स्मॉलेस्ट फैक्टर तो 1 है, लार्जेस्ट फैक्टर क्या है? 18। 18 का लार्जेस्ट फैक्टर क्या है? 18। अगर मैं इसकी जगह पे अलजेब्रा का कोई एक अल्फ़ाबेट लिख दूं a, तो मुझे बताओ बेटा a को डिवाइड करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा? 1। वेरी गुड। और सबसे लार्जेस्ट फैक्टर क्या होगा? a। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब बाकी के सारे फैक्टर्स 1 और a के बीच में ही आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। अब अगर मान लो दो नंबर हैं a एंड b, तो b का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा? 1। और लार्जेस्ट फैक्टर क्या होगा? b। अब मान लो a एंड b में हम मान लेते हैं a इज ग्रेटर देन b, ऐसा हम मान लेते हैं। तो जो हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होंगे उसकी रेंज क्या होगी? 1 से लेके मान लो वो d है, तो 1 से लेके वो कहाँ तक जा सकता है? वो जा सकता है d तक, b तक। a नहीं जा सकता क्योंकि b तो छोटा है ना। अगर कोई नंबर b से बड़ा हुआ तो वो तो उसको b को डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि b का लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर तो b खुद है। तो हमें नंबर ढूंढने पड़ेंगे 1 से लेके b तक। ये बात समझ में आई आपको? ओके। अब हम इसको कैसे करते हैं इसको हम समझेंगे ध्यान से। ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर असल में कैसे समझते हैं बेटा? तो मान लो आपके सामने मैंने एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, ये आपके घर का मान लो रेक्टेंगुलर फ्लोर है। ठीक है। और इस फ्लोर की जो लेंथ है वो मान लो, लेंथ है बेटा इसकी मान लो 45। इस फ्लोर की जो लेंथ है वो है 45 और इस फ्लोर की जो ब्रेड्थ है वो मान लो है 20। क्या है? 20। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 20 और 45 का मानना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20 और 45 का निकालना है, तो हम ये सवाल पूछेंगे कि वो बड़ी से बड़ी स्क्वायर टाइल बताओ, वो बड़ी से बड़ी स्क्वायर टाइल बताओ जो 20 और 45 में फिट हो जाए। सबसे बड़ी स्क्वायर टाइल कितनी बड़ी हो सकती है बताओ? तो आप बोलोगे सर 20 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन होता है? 20। तो सबसे बड़ी टाइल क्या होगी? 20/20 की। तो मैंने पूछा कि 20/20 की टाइल जब लगाओगे तो कितनी टाइलें आ जाएंगी? तो आपने बोला सर मैं 45 को जब 20 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 2 टाइलें आ जाएंगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? हाँ। क्योंकि 22 जा कितना होता है? 40। और उसके बाद आपने बोला कि सर 5 सेंटीमीटर की लेंथ मेरी बच जाएगी, है ना? 40 तो कवर हो गया, 5 सेंटीमीटर की लेंथ आपकी बच गई। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ। ओके। अब मैंने आपसे वही सवाल पूछा कि 5 और 20 सेंटीमीटर का आपका रेक्टेंगुलर पाथ है, ये वाला पाथ है। मुझे वो बड़ी से बड़ी टाइल बताओ,
वो बड़ी से बड़ी टाइल बताओ जो 5 और 20 को कवर कर ले। तो आपने बोला सर 5 और 20 को सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड कर सकता है वो 5 है। तो मैंने बोला बेटा कि जब 5 को आप 20 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? आपने बोला सर 4 बार। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है बेटा? हाँ ठीक है। एक सेकेंड। एक सेकेंड में बताता हूँ आपको। मैं फिर से पूरा प्रोसीजर समझा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको बोला गया 20 और 45 की HCF निकालनी है। आपको 20 एंड 45 का HCF निकालना है। तो मैंने आपसे पूछा कि HCF निकालने का मतलब वो लार्जेस्ट टाइल बताओ मुझे। टेल मी द लार्जेस्ट टाइल जो 20/45 के रेक्टेंगुलर पार्ट को भर देगी, प्रोवाइडेड वो टाइल आपकी स्क्वायर टाइल होनी चाहिए। यानी वो या तो 18/18 हो, या 20/20 हो, या 10/10 हो। क्या हो सकती वो? तो आपने बोला सर सबसे बड़ी टाइल तो सबसे छोटे वाले नंबर की ही हो सकती है। 20 को सबसे बड़ा नंबर कौन डिवाइड करेगा? 20। तो मैंने 20/20 की टाइल लगाई। तो 20/20 की जब मैंने टाइल लगाई तो 2 टाइल आ गई, और 2 टाइल आ गई तो यहाँ तक कितना एरिया कवर हो गया? 40। उसके बाद 5 सेंटीमीटर का एरिया और रह गया। अब 5 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर के अंदर मैं पूछूंगा कि सबसे बड़ी टाइल कौन सी आएगी, तो आप बोलोगे सर 5/5 की आएगी। तो 5/5 की कितनी टाइल्स आएगी? तो 20 को 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितने 5 आएंगे? 4 5 आएंगे। रिमाइंडर कुछ बचा ना। तो सबसे बड़ी टाइल कितने की लगी? 5/5 की। इसका मतलब HCF क्या हो गया? 5। HCF क्या हो गया? 5। अब इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना आप। तो हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहले 45, और हमें निकालना है इसका LCM, मतलब इसका HCF निकालना है 20 के साथ। हमें किसका किसका HCF निकालना था? 45 एंड 20 का। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 20 से 45 को डिवाइड किया। सबसे बड़ी टाइल तो 20 की थी ना, तो 20 45 में कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। फिर मैंने पूछा रिमाइंडर कितना बचा? आपने बोला सर 5। उसके बाद मैंने इस 20 को यहाँ पे रखा, क्योंकि अब टाइल कितनी दी थी? अब एक साइड आप देखो ध्यान से, तो एक साइड 20 सेंटीमीटर था। कितना था? 20 सेंटीमीटर। और दूसरी साइड कितना था? 5 सेंटीमीटर। तो यानी अब 20 को डिवाइड करना है किससे? 5 से। 20 को डिवाइड करना है किससे? 5 से। और 5 से जब मैंने डिवाइड किया तो आपने बोला सर 4 टाइम्स आ गया, रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं। तो जब भी रिमाइंडर आपका 0 हो गया, उस टाइम पे जो भी आपका ये नंबर था, यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। समझ में आया कि नहीं? पक्का? हाँ। इसी तरीके से मैं 2 नंबर आपको और देता हूँ। एक नंबर है बेटा आपका 25, और एक नंबर है आपका मान के चलो 60। 25 एंड 60, हाँ। आपको 25 एंड 60 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा? 60 इज इक्वल टू 25 से डिवाइड करेंगे हम लोग। तो बताओ कोशेंट और रिमाइंडर क्या आएगा? एक मिनट। 50 आ जाएगा। नहीं, एक मिनट। हाँ, आराम से कर लो, आराम से करो, और मुझे बताओ कोशेंट और रिमाइंडर क्या आएगा। हम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में क्यू और आर क्या लिखेंगे हम? ओके। रिमाइंडर आएगा हमारे पास 10। वेरी गुड। क्वोशंट होगा 2। तो हम लिखेंगे 25 इंटू 2 प्लस 10। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा जाएगा? अब आपके पास कौन से 2 नंबर बचे? 25। वेरी गुड। और दूसरा नंबर कौन सा बचा? दूसरा नंबर कौन सा बचा जिससे डिवाइड करेंगे? जो रिमाइंडर था, यानी 10। तो 25 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा?
शाबाश, 2 plus 5. वेरी गुड। 10 इंटू 2 प्लस 5। अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं है। अब आपका हाँ, नया डिविडेंड क्या बन जाएगा? 10। 10 और नया डिवाइजर क्या बन जाएगा? 5। multiplied by 2 plus 0. अब रिमाइंडर जीरो आ गया आपका। तो हाँ, जो 5 है आपका, वही आपका HCF है। क्या है आपका? HCF. समझ में आया कि नहीं? हाँ, अब इसके क्वेश्चंस हो सकता है चैप्टर डिलीटेड है तो ना आए, पर आपको करना आना चाहिए। deleted है. ठीक है, पर आपको करना Chapter. आना चाहिए। ठीक है, हाँ, ओके। तो देखो, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कैसे हम निकालते हैं, और इसको हम लिखेंगे भी अभी कि कैसे दो नंबरों का अगर हमें HCF निकालना है तो हम फटाफट से निकालेंगे। तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन को हम लिख लेंगे। 3 स्टेप्स है बेटा, और मैं तीनों स्टेप्स को यहाँ लिखूँगा आपके सामने और समझाता जाऊँगा। सबसे पहले हेडिंग डाल दो, टू ऑब्टेन HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। टू ऑब्टेन HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से C and D with C greater than D, फॉलो द स्टेप्स बिलो। हमें जो स्टेप्स है वो निकालने हैं। क्या है? सबसे पहले इतना लिख लो, फिर देखते हैं एक एक स्टेप को समझते हैं हम लोग। हो गया. हमारे पास दो नंबर हैं C एंड D, और उसका हम क्या निकाल रहे हैं? HCF निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अप्लाई द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू C एंड D। तो यानी हम C को डिवाइड करेंगे D से, और हमें क्या मिलेगा बेटा? एक Q मिलेगा और एक R मिलेगा। और वो इस तरीके से मिलेगा कि जो R है आपका वो D से छोटा है और 0 के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 में आप क्या करोगे? C को डिवाइड करोगे D से, और एक Q और R लेके आओगे, और आप देखोगे कि जो R है वो आपका 0 D के बीच में लाई करना चाहिए। ये है अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू C एंड D। सो वी फाइंड होल नंबर्स Q एंड R सच दैट C इज इक्वल टू DQ प्लस R वेयर R लाइज बिटवीन 0 एंड D। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ से जो D है, नहीं, इसके बाद स्टेप 2 में देखो क्या है। स्टेप 2 में कह रहा है इफ R इज इक्वल टू 0, अगर R 0 हो जाता है तो ये जो D होता है, D इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि उसने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। ठीक है, किसका है? C एंड D का बोथ। लेकिन इफ R इज नॉट इक्वल टू 0, अगर R 0 नहीं है तो अप्लाई द डिवीजन लेमा। Again. फिर से हम यही डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। किस पे करेंगे बेटा? अब की बार यहां पे क्या आ जाएगा? D एंड R। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर स्टेप 3 में कंटिन्यू द प्रोसेस Till R is equal to 0. वेरी गुड, टिल द रिमाइंडर इज 0। टिल द रिमाइंडर इज 0. 0। फिर क्या बोल रहा है? द डिवाइजर एट दिस स्टेज, उस स्टेज में जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, क्योंकि वही डिवाइजर की तो सबसे बड़ी टाइल थी। द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लिख लो बेटा इसको, तीनों स्टेप लिख लो। आई होप आपको सब समझ में आया कि कैसे करना है। Done. डन।
तो हमें एल्गोरिथम मिल गई और हम पहला क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन हम इससे एस्टिमेशन सीखेंगे। हम इसमें दो चीज़ें हम सीखेंगे, एक तो एस्टिमेट करना और फिर हमें HCF फाइंड करना भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। तो बेटा हमने यहाँ पे लिखा 12576 इज इक्वल टू 4052 इंटू यहाँ पे प्लस डैश, दो नंबर हम लिखेंगे। तो देखो बेटा कैसे डिवाइड करते हैं हम बड़े नंबर्स को। 12576 को जब हम 4052 से डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, पहले यहाँ पे कितने डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का। 4 डिजिट की नंबर टेबल आती है क्या, हमें नहीं आती है। 4 डिजिट के नंबर की टेबल हमें नहीं आती है। तो यहाँ पर कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4, 4 डिजिट तो छोड़ दो, 5वीं डिजिट ले लेते हैं। तो 5 डिजिट्स को हम डिवाइड करेंगे 4 डिजिट के नंबर से। आप हो कि नहीं? हेलो, आपको 1 मिनट कॉल आ रही थी, म्यूट अच्छा, कर दी। ओके ओके। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, हम यहाँ से 3 नंबर को गायब कर देंगे। ठीक है, 3 नंबर को अपने मन में गायब कर दो, 052 को गायब कर दो और यहाँ से भी 3 नंबर को गायब कर दो। ठीक, तो जब मैंने 576 को भी गायब कर दिया तो मेरे पास बच गया 12 और यहाँ पे बच गया 4। तो 12 में कितने टाइम्स आता है, कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। तो हम एक बार 3 से ट्राई करके देखते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 0 जा 0 प्लस 1 1 और 3 4 जा 12। हमने देखा बिल्कुल सही आ गया, इससे छोटा ही आना चाहिए था। तो रिमाइंडर हो गया बेटा 0, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 1 गए 4। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4052 इंटू 3 प्लस 420। समझ में आया कि नहीं? ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में हम क्या लिखेंगे बेटा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बताओ, हाँ? बताओ क्या आ जाएगा। देखो नया डिवाइजर तो रिमाइंडर बन जाता है, ये तो मुझे पता है, लेकिन डिविडेंड क्या बन जाता है, जो पुराना वाला डिवाइजर होता है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 4052। तो अब हम क्या करेंगे, 4052 को डिवाइड करेंगे 420 से। ठीक है, अब यहाँ पे भी 420 3 डिजिट का नंबर है तो 2 डिजिट गायब कर दो, यहाँ भी 2 डिजिट गायब कर दो। तो 440 में कितने टाइम्स आता है, 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स तो हम लिख नहीं सकते, तो 9 टाइम्स लिखते हैं। तो 9 0 जा 0, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 प्लस 1 37। तो यहाँ पे हमने लिखा बेटा 2, यहाँ हमने लिखा 7, यहाँ पे हमने लिखा 2। तो हमने लिखा 420 इंटू 9 प्लस 272। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मुझे बताओ अगला नंबर यहाँ क्या आ जाएगा? 420। अरे वाह, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 272। वेरी गुड। तो अब हम 420 को डिवाइड करेंगे 272 से। तो हमें पता है 272 1 टाइम ही जाएगा, क्योंकि 2 टाइम तो बड़ा हो जाएगा, 500 के पार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 272 लिख दिया। 10 में से 2 गए 8, 11 में से 7 गए 4, 3 में से 2 गए 1। तो 272 इंटू 1 प्लस 148। अब यहाँ पे 272 आ जाएगा, यहाँ पे 148 आ जाएगा, ये भी 1 टाइम्स ही जाएगा, क्योंकि 148 2 जा 296 होता है। प्लस अब जब माइनस करेंगे 272 में से 148 को, तो हमारे पास आएगा 12 में से 8 गए 4, 6 में से 4 गए 2, 2 में से 1 गए 1 प्लस 124। अब यहाँ पे आ जाएगा 148, यहाँ पे आ जाएगा 124 इंटू 1 प्लस 24। यहाँ पे आ जाएगा 124, यहाँ पे आ जाएगा 24 5 जा 120 प्लस 4। अब यहाँ पे आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 6 प्लस 0। जैसे ही 0 आएगा, जो हमारा बी था वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। समझ में आया कि नहीं?
लिख लो लिख लिया। पूरा यहाँ से यहाँ तक। हाँ मैं कॉपी कर रही थी साथ साथ। अच्छा, समझ में आ गया कि नहीं? हम्म पक्का? हम्म ओके, चलो। अच्छा, अब ये वाले क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। इनको हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन है, शो दैट every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेटा जो नंबर से पहले वाला नंबर होता है ना, q से पहले वाला जो नंबर है वो क्या है? 2। 2 तो हम उसको मान लेंगे डिवाइज़र, उसको b मान लेंगे। तो हमारी शुरुआत होगी लेट a बी एनी इंटीजर। मान लो a कोई भी एक इंटीजर है एंड b इज इक्वल टू 2। b को 2 मान लिया क्योंकि 2 करके क्वेश्चन आया है। b इज इक्वल टू 2। देन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहेगी बेटा? a इज इक्वल टू 2q प्लस आर। ए क्या होगा आपका? 2q प्लस आर, जहाँ पे r की जो वैल्यू होगी वो आपकी 0 से लेके 2 के बीच में होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मुझे बताओ बेटा, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? रिमाइंडर आपका 0 हो सकता है और रिमाइंडर आपका 1 हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। या अब यहाँ पे देखो, दो ही रिमाइंडर हमें मिले, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ a इज ऑफ द फॉर्म 2q। ठीक है, इफ a इज ऑफ द फॉर्म, मान लो a आपका 2q का फॉर्म है जिसमें रिमाइंडर 0 मिल रहे हैं आपको, देन a इज इवन। a इवन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी भी नंबर को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन हो जाता है कि नहीं होता? हाँ तो ए क्या हो जाएगा आपका? इवन हो जाएगा। और हम लिखेंगे इफ a इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 देन a इज ऑलवेज और ऑड। यही हमें साबित करना था। समझ में आया कि नहीं? या चलो ठीक है, इसको लिख लो। एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल बेटा हम सारे करेंगे, क्वेश्चन आप करो मत करो इस चैप्टर के। एग्जाम्पल हमने सारे करने। और इसी पैटर्न से जो अगला क्वेश्चन आएगा वो आप खुद ही बता दोगे मुझे। इस लाइन को याद रखना है पहला, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे पॉजिटिव लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है। यहाँ पे एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर बोला ना। हो गया। हो गया। अभी अगला क्वेश्चन देखते ही आप मुझे खुद ही बता दोगे कि हमें क्या रखना है। ठीक है, देखना ध्यान से। ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या लिखा है। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो क्या लिखेंगे? लेट, फिर से बताओ, लेट, पिछले वाले को देख के बताओ, a b इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर
एंड बी को क्या ले लेंगे, बी इज इक्वल टू, बताओ, 4. 4. फिर अगली लाइन क्या होगी, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी गेट, बताओ क्या आएगा, चलो शाबाश बताओ, a इज इक्वल टू क्या आएगा, b की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, 4. 4q प्लस 4q. प्लस r. उसके बाद क्या लिखेंगे, r इज लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन 4. तो r हमारा क्या क्या हो सकता है बेटा, 0 1 2 और 3, यही हो सकता है कि नहीं, ठीक है. तो देखो बेटा a क्या क्या हो सकता है, a हो सकता है आपका 4q प्लस 0, और a हो सकता है आपका 4q प्लस 1, और a हो सकता है आपका 4q प्लस 2, या फिर a हो सकता है 4q प्लस 3. बस इतने प्रकार के ही नंबर हो सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि रिमाइंडर 4 ही प्रकार के हैं, तो 4 ही प्रकार के नंबर हो सकते हैं. अब इसमें से आप देखो, जो पहला वाला नंबर है और जो तीसरा वाला नंबर है, इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में 2q आएगा, हाँ. इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में 2q प्लस 1 आएगा. तो जो भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है ये इवन हो जाते हैं. हाँ. तो बाकी के जो 2 बचे नंबर हैं ये क्या हो जाएंगे, ऑड. इसने क्या बोला था, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है. तो ऑड इंटीजर 2 प्रकार के हो सकते हैं अगर 4 से डिवाइड करोगे. अगर 4 की टेबल में देखोगे तो ऑड इंटीजर कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे. आप ध्यान से देखो, मैं आपको समझाता भी हूँ, नंबर लाइन से समझो बेटा. मान लो ये नंबर लाइन है और 0 से शुरू करते हैं, तो शुरू के 6-8 नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8. 4 की टेबल देखो बेटा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. इसके बीच में ऑड नंबर कितने प्रकार के हो रहे हैं, 1 2 1 2, ये 2 प्रकार के हो रहे हैं. जो पहले प्रकार का नंबर है वो क्या है, 4 इंटू 0 प्लस 1, जिसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1. जो दूसरे प्रकार का नंबर है वो 4 इंटू 0 प्लस 3, यानी रिमाइंडर क्या आ रहा है उस केस में 3, और 3 आ रहा है ना. अगर 5 को मैं लिखूं तो 5 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 1 प्लस 1, यानी रिमाइंडर क्या हुआ 1. और 7 को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 4 इंटू 1 प्लस 3, यानी इसमें रिमाइंडर 3 हो गया. यानी ऑड नंबर अगर 4 की टेबल से देखे जाएं तो 2 प्रकार के मिलेंगे, जिसमें रिमाइंडर 1 होगा, जिसमें रिमाइंडर 3 होगा. समझ में आ रही बात. यहीं से अगर समझ में आ रही है तो एक एक्सटेंशन देता हूं. मान लो किसी नंबर को 6 से डिवाइड कर रही हो, तो मुझे बताओ कि ऑड नंबर कितने प्रकार के होंगे, क्या क्या रिमाइंडर आएगा उसमें, 1 3 5. हाँ, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5. 5. और अगर मैं इवन नंबर की बात करूं तो क्या क्या होंगे, 2 4. नहीं, एक तो 6q खुद होगा, और एक होगा 6q प्लस 2 और एक होगा 6q प्लस 4. समझ में आया कि नहीं. चलो चलो, एक ये क्वेश्चन है बर्फी वाला, इसको भी कर लेते हैं हम लोग. बोल रहा है ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी. तो इसकी काजू बर्फी और बादाम बर्फी को हम देखते हैं. इसने बोला शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर, उसमें बराबर बराबर हो, यानी वही स्क्वायर वाली टाइल की बात कर रहा है. एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस. क्या करेंगे बेटा, 420 को किससे डिवाइड करेंगे, 130 से. 13 3 जा 39 प्लस 30, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 130. 130 को डिवाइड करेंगे 30 से, 30 इंटू 4 120 प्लस 10 30. फिर 30 को डिवाइड करेंगे किससे, 10 से, 10 इंटू 3 प्लस 0. तो जैसे ही 0 आ गया हमारा HCF भी आ गया. HCF कितना हुआ
10। बोलो कोई प्रॉब्लम? No. ये स्टेप समझ में आए आपको? पहला, दूसरा, तीसरा? हाँ. बहुत बढ़िया, शाबाश, कमाल कर दे रहे हो आप। चलो, तो यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ इतना इतना। क्या करेंगे? पहले 225 लिखेंगे, 135 लिखेंगे, डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। जब रिमाइंडर जीरो आएगा तो जो भी डिवाइजर होगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ये वाला क्वेश्चन अभी भी डिस्कस किया था हमने। हाँ. शो दैट एवरी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो क्या लिखेंगे? लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर and b is equal to 6. Then applying Euclid's division lemma, a is equal to 6q plus r where r lies between 0 and 6. फिर r can be 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब उसमें से ऑड वाले कौन से होंगे? 1 वाले, 3 वाले और 5 वाले। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब 6 की टेबल देखोगे आप, हाँ मैं दिखाता हूँ आपको, जब आप 6 की टेबल पढ़ोगी तो पहला नंबर 6 की टेबल में क्या आएगा? या मान लो 0 है। Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 6 की टेबल में पहला नंबर तो आएगा 6। इसमें कितने ऑड नंबर हैं? एक 1 वाला है, एक 3 वाला है और एक 5 वाला है। जब दूसरी टेबल जाओगी आप 12, तो एक 1 वाला है, एक 6 + 3 वाला है और एक 6 + 5 वाला है। यहाँ रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर 3 है, रिमाइंडर 5 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 प्रकार के मिलेंगे। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, एन आर्मी कंटीजेंट। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया है तो ये वाले क्वेश्चन का एचसीएफ निकाल के दिखाओ उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया है। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? क्या करेंगे? दोनों का HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखो बेटा 616, यहाँ पे लिखो 32 इंटू समथिंग प्लस समथिंग। ये चारों स्टेप करो अपने मन से, अपने हिसाब से। आप चाहे तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप HCF निकाल के मुझे बताओ लास्ट में कितना आया। मैं टाइमर ऑन कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप 4 मिनट में इस क्वेश्चन को कर दोगे। और मैं चारों स्टेप पूछूंगा आपसे क्या लिखे हैं तो आपने बताना है।
बताओ बेटा। एक मिनट। हम्म। हम्म। हो गया? हम्म। कितना आया? सो फर्स्ट वाला है 32 multiplied by 19 plus 28। 28 की खाली 8? 28। 28 कैसे आएगा बेटा? मेरे ख्याल से तो 80 आना चाहिए। कैलकुलेशन होती होगी क्या? चेक करो। क्या हुआ बेटा, कुछ गड़बड़ है? हम्म, क्या 80 आएगा? वो थोड़ी सी हो गई थी कैलकुलेशन में, मैंने गलत बता दिया था। 30। तो 8 आएगा। फिर हाँ। आप 32 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 8 इंटू 4 प्लस। फोर। हो गया? समझ में आया बेटा? अब ठीक है। हम्म। हाँ, अब आ रही है ना आवाज? आ रही है बेटा। तो फिर हमारे पास हो जाएगा 8 multiplied by 4 plus 0। तो हमारा फिर एच सी एफ क्या हो गया? 8 हो गया। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स? द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8। 8। समझ में आ रहा है? चलो बेटा, अब हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं।
क्वेश्चन नंबर मैं कर रहा हूँ 4। देखो क्या लिखा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। ठीक है, तो या तो स्क्वायर किसी का 3m या 3m+1 का फॉर्म होगा। तो इस केस में b को क्या लेंगे हम, बताओ। लेट a b, मेरे साथ साथ लिखते जाओ, एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू क्या लेंगे, 3। तो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम नहीं, लेमा, लेमा क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, जहाँ पर r जो है आपका 0 से 3 के बीच में लाई करता है। तो हमें a किस फॉर्म में मिलेगा बेटा, या तो 3q के फॉर्म में मिलेगा, या फिर a हमारा 3q+1 का फॉर्म होगा, या फिर a हमारा 3q+2 का फॉर्म होगा। यही 3 फॉर्म होंगे कि नहीं होंगे। अब हम तीनों का स्क्वायर कर देते हैं, तीनों का स्क्वायर कर देते हैं। तो आपको याद है 3q का जब हम स्क्वायर करेंगे, हम लिख देते हैं स्क्वायरिंग, वी गेट क्या मिलेगा हमें, 9q² मिलेगा, 9q² मिलेगा। इसमें से बेटा मान लो 3 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3q²। तो ये किसका फॉर्म हो गया, 3m का फॉर्म हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब 3q+1 का स्क्वायर करते हैं, इसमें भी स्क्वायरिंग कर देते हैं हम लोग। तो जब स्क्वायरिंग हम करेंगे हमें क्या मिलेगा, 3q+1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 3q का होल स्क्वायर a² प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये पता है आपको, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये क्या होता है, ये होता है बेटा a² प्लस 2ab प्लस b²। ये पता है आपको। तो नहीं पता है तो बता दो, नहीं पता है। पता है, पता है, ओके। तो बेटा a इसमें क्या था हमारे पास, 3q, b क्या था 1, तो हमने लिखा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह 3q इंटू b की जगह 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो 3q का स्क्वायर बन जाएगा बेटा 9q², 2 इंटू 3q बन जाएगा बेटा 6q, और ये 1 बन जाएगा। अब इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास ब्रैकेट में आएगा 3q² प्लस 2q प्लस 1। तो इस पूरी चीज़ को मैं m मान लेता हूँ, तो ये मेरा बन गया 3m+1 का फॉर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं। तीसरे वाले का स्क्वायर देखो करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायरिंग वी गेट क्या मिल गया हमें, 3q+2 का होल स्क्वायर। इसको जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो जब हम इसको ओपन करेंगे ये हो जाएगा बेटा 9q², 2 इंटू 3 इंटू 2 ये हो जाएगा बेटा 12q प्लस 2² को हम लिख सकते हैं वापस से 3+1। इन दोनों में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। इस पूरी चीज़ को मैंने m मान लिया, तो ये बन गया 3m+1 का फॉर्म। यानी किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है, अपने मन में कोई भी नंबर सोचो, या तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा और या फिर 3 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 1 देगा। समझ में आया, इतना लिख लो पूरा। जो भी स्टेप ना समझ में आए कि सर ये कैसे हुआ, मुझे पूछ लो, मैं बता दूंगा आपको। हमारी अप्रोच बहुत ही सिंपल होती है। हम ए कोई भी नंबर मान लेते हैं, बी को वो नंबर मान लेते हैं जो उसने दिया है। डन। लिख लिया आपने, ओके। अगला स्टेप देखो बेटा,
बोल रहा है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब है पॉजिटिव इंटीजर का, वो 9m और 9m+1 या 9m+8 हो सकता है, ये बोल रहा है वो। तो इस केस में हम क्या लेंगे बेटा, 3 ही लेंगे। क्या लेंगे, 3 ही लेंगे। तो नंबर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से थे पिछले वाले केस की तरह हम देखेंगे तो एक नंबर था 3q का फॉर्म था, एक नंबर 3q था, एक नंबर हमारा क्या था 3q+1 और एक नंबर था 3q+2। तीनों ही केसेस में बारी बारी हम क्यूब कर रहे हैं, ठीक है, क्यूब। तो क्या हो जाएगा पहले वाले का क्यूब, तो 3 3 जे 9 3 जे 27 क्यूब। तो 3q का अगर मैं होल क्यूब करूँगा तो ये हो जाएगा 27q क्यूब। इसमें से मैं 9 कॉमन ले लूँगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3q क्यूब। तो इसको मैं m मान लेता हूँ, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, 9m का फॉर्म हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरा नंबर देखो 3q+1, जब मैं इसका क्यूब करूँगा तो ये हो जाएगा बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। अब यहाँ से बेटा मैं इसमें से इसको खोलूँगा तो ये हो जाएगा 3 3 जे 9 3 जे 27 क्यू क्या क्यूब प्लस 1, ये हो जाएगा बेटा 3 3 जे 9 3 जे 27 क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3 3 जे 9 क्यूब। अब इसमें से और इसमें से 9 कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में आएगा बेटा 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस q प्लस 1 बच जाएगा। तो इस पूरी चीज़ को मैंने m मान लिया, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, 9m+1 का फॉर्म हो गया। कहीं नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। नहीं समझ आ रहा है। ओके, अब तीसरे प्रकार के नंबर का क्यूब करेंगे, ठीक है। तो तीसरे प्रकार का जो नंबर है बेटा वो कौन सा नंबर है हमारा, वो है 3q+2 का होल क्यूब। तो ये देखो क्या होता है बेटा, ये होता है 3q का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² या 3ab लिख देता हूँ मैं, 3 इंटू a इंटू बी और ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ से देखो बेटा, इसमें हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18 क्यू, ब्रैकेट में आ जाएगा 3q+2। अब इसमें से और इसमें से 9 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 9, यहाँ से आ जाएगा 3q क्यूब प्लस वहाँ से आ जाएगा बेटा 2q इंटू 3q+2 और प्लस 8। तो इतनी पूरी चीज़ आपकी m बन जाएगी। तो ये फॉर्म हो जाएगा 9m+8 का। 3 ही प्रकार के नंबर बनेंगे, एक 9m का फॉर्म बनेगा, एक 9m+1 का फॉर्म बनेगा, एक 9m+8 का फॉर्म बनेगा। बोलो समझ में आया, लिख लो। लिख लिया। ओके, क्लास के बाद बेटा मैं व्हाट्सएप पे आपसे मंगाऊंगा आपने क्या क्या लिखा है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है बेटा, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 6q+3 प्लस 6q+5। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, लेट, बता दीजिए स्पीड में, लेट ए बी इक्वल्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। फिर अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस r वेयर r लाइज बिटवीन 0 एंड 6। तो a क्या क्या हो सकता है आपका, 6q हो सकता है, a आपका 6q+1 हो सकता है, a आपका 6q+2 हो सकता है, a आपका 6q+3 हो सकता है, और a आपका 6q+5 हो सकता है, 4 हो सकता है, फिर a आपका 6q+5 हो सकता है। बस, अब इसमें से मैं अगर ऑड वाले बोलूँ तो ये तीनों कौन से नंबर हैं आपके, ऑड वाले।
ठीक है। बाकी 6q में से आप 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 3q हो गया, इवन हो गया। इसमें से आप 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 3q प्लस 1 हो गया, ये भी इवन हो गया। इसमें से 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 3q प्लस 2 हो गया, ये भी इवन हो गया। तो ये तीनों जो केसेस हैं हमारे, ये वाले, ये कौन से केसेस हैं? इवन वाले। समझ में आ रहा है? हाँ। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ठीक है। तो बेटा कोई डाउट नहीं है तो आपके सामने एक होमवर्क में दिखा दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क होगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से आप इसको डिवाइड करोगे और इसका HCF फाइंड करोगे। 1 2 3 आपके नंबर हैं जो होमवर्क में दे रहा हूँ आपको। ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया। अगली क्लास में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझेंगे डिटेल में, ये क्या कहती है। फिर यहाँ से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जो कि आपको ऑलरेडी आता है। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को हम समझेंगे और डिटेल में, और फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ से करना शुरू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को हम करेंगे और इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 को फटाफट से ख़त्म कर देंगे। उसके बाद अगली क्लास में हम इर्रेशनल नंबर्स को पढ़ेंगे और इर्रेशनल नंबर्स के बाद एक थ्योरम और आएगी हमारी, और फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो प्रोबेबली अगले हफ्ते वेडनेसडे तक हम इस पहले चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो आज आपकी क्लास हुई है, एक क्लास आपकी मान लो परसों हो जाएगी अगर होगी तो, नहीं तो फिर आपकी उसकी अगली क्लास ट्यूसडे और थर्सडे 2 दिन और होगी। तो हम अगली 3 क्लासेस में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, प्रोवाइडेड वो होमवर्क जो आपको दिया वो कर लेना आप। इस चैप्टर में अगर एक्सरसाइजेस की मैं बात करूं तो बेटा इस चैप्टर में हमारे पास एक्सरसाइजेस हैं 4 एक्सरसाइज है। तो 1.1 आज हमने कर ली, अगली क्लास में 1.2 करेंगे प्लस उसका होमवर्क, उसकी अगली क्लास में 1.3 उसका होमवर्क, उसकी अगली क्लास में 1.4। तो 4 क्लासेस में 4 में से एक क्लास आज हो गई। पिछली बार नेट ख़त्म हो गया था, लेकिन अगली 3 क्लासेस